हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब परिवार में। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छा होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी की एसएससी एमटीएस हवलदार एग्जाम 2025 की तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, जैसा कि लगातार सुबह 8 बजे, एक दोपहर में 12:35 पे और शाम में 7 बजे हम अपनी जीके तो कभी इंग्लिश, कभी मैथ, कभी रीजनिंग के क्वेश्चनों के साथ आते थे। लेकिन साथ ही हमने आप सभी से कहा था कि बीच बीच में आप सभी साथियों के लिए एसएससी एमटीएस और हवलदार एग्जाम 2025 के लिए जैसा आपके शिफ्ट में सवाल बनते हैं बिल्कुल वैसा फुल पेपर के साथ हम आने वाले हैं। तो लीजिए साथी, वो समय आ चुका है। तो आज की इस क्लास में दमदार फुल पेपर को डिस्कस करेंगे, जैसा 20 सितंबर के आपके पेपर में सवाल पूछे जाने वाले हैं। तो इसमें साथ ही जो भी क्वेश्चनों का कंपाइलेशन होने वाला है बहुत ही अच्छी तरीके से आपके लिए सेट किया गया है। तो ये पूरे पेपर का सलूशन आपको देना बहुत ज़रूरी है। इससे आपको मालूम होगा कि एसएससी एमटीएस और हवलदार के पेपर में यानी हमारे शिफ्ट में कैसे सवाल बनने वाले हैं। चाहे साथी अब जीके की बात करेंगे, चाहे इंग्लिश की बात करेंगे, यहाँ तक कि साथी मैथ और रीजनिंग के भी क्वेश्चन होने वाले हैं आज की इस क्लास में। वैसे तो साथी आप जानते हैं कि मैथ, रीजनिंग एसएससी एमटीएस और हवलदार के लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं हमारे लिए। यदि हमारा बेसिक क्लियर होगा तो हम अच्छे से क्वालिफाइंग कर ले जाएंगे। इसमें न तो साथी नेगेटिव मार्किंग रहता है। आप जानते हैं कि एसएससी एमटीएस और हवलदार के पेपर में जो आपका मैथ, रीजनिंग के टोटल 40 क्वेश्चन आते हैं, इसमें से यदि साथी आप जनरल से बिलोंग करते हैं तो केवल आपको 12 क्वेश्चन सही करने होते हैं। यदि साथी आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो केवल आपको 10 क्वेश्चन ठीक करने रहते हैं। यदि मेरे दोस्त आप लोग एससी एसटी से हैं तो केवल आपको 8 क्वेश्चन ठीक करने होते हैं। इसमें ना तो नेगेटिव मार्किंग होता है, केवल आपको 45 मिनट का समय मिलेगा। आप केवल 12 क्वेश्चन सही कर दीजिए, आप साथी क्वालिफाइंग कर जाते हैं। उसके बाद उसी दिन उसी शिफ्ट में आपका साथी जीके और इंग्लिश खुलेगा, जो यही आपका मेन होता है। जीके का 25 क्वेश्चन आता है और मेरे दोस्त इंग्लिश का भी 25 क्वेश्चन आता है। इन्हीं 50 क्वेश्चन से आप सभी का मेरिट लिस्ट बनता है। इसमें भी आप सभी को 45 मिनट का समय मिलेगा। इसमें लेकिन मेरे दोस्त 1 नंबर का नेगेटिव मार्किंग रहता है, ये बात याद रखिएगा। एक क्वेश्चन 3 नंबर का रहता है, 150 नंबर का आप सभी का पेपर होता है, ये बात याद रखिएगा। तो साथी वहीं 150 नंबर आज की इस क्लास में हम लोग अचीव करने वाले हैं। तो ज़बरदस्त कंपाइलेशन होने वाला है क्वेश्चनों का। तो साथी उम्मीद करूंगा आप ये पूरे पेपर का सलूशन देंगे अच्छी तरीके से, इसलिए साथी पेन पेपर लेकर साथ में बैठेगा। ओके, चलिए तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए इस क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। डेली क्लास सुबह 8 बजे, एक दोपहर में 12:35 पे और एक साथ ही शाम में 7 बजे, ये डेली क्लास की टाइमिंग है। तो चलिए दोस्त, आज इस सेशन का पहला प्रश्न डिस्कस करते हैं। देखिए, बीजा के लिए प्रतीक्षा किसकी आत्मकथा है? बताइए दोस्त, बीजा के लिए प्रतीक्षा ये किसकी आत्मकथा है? तो मेरे दोस्त, तो आप जानते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की है, यानी ऑप्शन यहाँ से आप सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त, अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 को, मोट की मस्जिद का निर्माण किस शासक के शासनकाल में हुआ था? बताइए साथी, मोट की मस्जिद का निर्माण किस शासक के शासनकाल में हुआ था? तो साथी याद रखिएगा, सिकंदर लोदी शासक के शासनकाल में हुआ था मोट की मस्जिद का निर्माण। तो यहाँ से डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथी, क्या आप इन 50 क्वेश्चन में से ईमानदारी के साथ 35 क्वेश्चन ठीक कर सकते हैं? यदि साथी आप 35 क्वेश्चन ठीक कर लेते हैं तो समझिए आपकी एमटीएस और हवलदार की जो तैयारी है ना, वो बहुत उच्च लेवल की चल रही है। बस आपको डेली क्लास लेने की ज़रूरत है और अपना रिविजन करना है पिछले क्लासों का। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? जैसे अनुच्छेद 79 सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित है। नहीं साथी, जो अनुच्छेद 79 है ये सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित नहीं है। अनुच्छेद 124 जो होता है ये साथी सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित होता है। अनुच्छेद 114 जो है ये विनियोग विधेयक संबंधित, बिल्कुल ठीक है। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग, बिल्कुल ठीक है। 312 अखिल भारतीय सेवाएं, बिल्कुल ठीक है। यानी साथी ऑप्शन यहाँ से जो वो गलत दिखा रहा है। अनुच्छेद 124 जो कि सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित होता है, न कि साथी 79 होता है। तो यहाँ से ऑप्शन यहाँ से आप सभी का बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त, अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 को, कलमकारी चित्रकला की उत्पत्ति किस राज्य में हुई थी? बताइए दोस्त, कलमकारी चित्रकला की उत्पत्ति किस राज्य में हुई थी? तो साथी याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश में हुई थी, यानी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त, अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 को, बिहार में बहने वाली
नदियों में से किसका उद्गम अमरकंटक में है? बताइए साथी, बिहार में बहने वाली नदियों में से किस नदी का उद्गम जो है अमरकंटक में है? बताइए। तो साथी याद रखिएगा सोन नदी का है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 6 को। डुंगरी त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? बताइए दोस्त, डुंगरी त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो साथी याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश में। तो यहाँ से डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आप सभी का? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 7 को। हुली वेशा नृत्य किस राज्य के तटीय क्षेत्र का एक लोकप्रिय नृत्य है? बताइए साथी, हुली वेशा नृत्य ये किस राज्य के तटीय क्षेत्र का एक लोकप्रिय नृत्य है? तो साथी याद रखिएगा कर्नाटक राज्य का है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 8 को। गुरु बिपिन सिंह ने किस नृत्य शैली में विभिन्न पुरस्कार जीते हैं? बताइए दोस्त, गुरु बिपिन सिंह ने किस नृत्य शैली में विभिन्न पुरस्कार जीते हैं? तो साथ ही याद रखिएगा मणिपुरी में जीते हैं। तो यहाँ से बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 9 को। भारत सरकार द्वारा फूलों की घाटी को राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया गया था? जैसे साथी फूलों की घाटी बात करेंगे तो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? उत्तराखंड में स्थित है। तो इसे साथी भारत सरकार द्वारा कब घोषित किया गया था, किस वर्ष में, कि फूलों की घाटी एक राष्ट्रीय उद्यान है? बताइए। तो मेरे दोस्त याद रखिएगा 1982 में। ऑप्शन यहाँ से आप सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 10 को। उकाई बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया था? बताइए साथी, उकाई बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया था? तो साथी याद रखिएगा तापी नदी पर किया गया था। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आप सभी का? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 11 को। माउंट सिनुओल्चू भारत के किस राज्य में स्थित है? बताइए दोस्त, माउंट सिनुओल्चू भारत के किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिएगा साथी माउंट सिनुओल्चू ये सिक्किम में स्थित है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो साथी उम्मीद करूंगा आपको हर एक क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे। तो मेरे दोस्त आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑन कर लेंगे, क्योंकि आप जानते हैं साथी लगातार हमारी तैयारी चल रही है और इसमें इस सीरीज में हमें साथी कम से कम 10,000 से लेकर 15,000 भाइयों को ऐड करना है। तो आप जरूर से जरूर नोटिफिकेशन को ऑन कर लेंगे। ओके, याद करके साथी अच्छी तरीके से लाइक तो सभी साथी करेंगे भाई। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया में सबसे ऊंचाई वाले झरना है? यानी जलप्रपात की बात कर रहा है। तो कौन सा दुनिया में सबसे ऊंचाई वाले झरना है? बताइए। तो साथी याद रखिएगा एंजल जलप्रपात है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 13 को। जैन धर्म से संबंधित जल मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो मेरे दोस्त जैन धर्म से संबंधित जल मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? बताइए। तो साथी याद रखिएगा राजा नंदी वर्धन ने करवाया था। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 14 को। भारत के पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बताइए साथी, भारत के पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो साथी याद रखिएगा गोरखपुर में स्थित है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 15 को। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बताइए, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो सर जी ये तो न्यूयॉर्क में स्थित है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 16 को। अटल पेंशन योजना के अंतर्गत अनुमान में मासिक पेंशन की न्यूनतम राशि कितनी है? बताइए। अटल पेंशन योजना के अंतर्गत अनुमान में जो मासिक पेंशन है उसकी मिनिमम राशि कितनी है? बताइए। तो साथ ही याद रखिएगा 1,000 रुपये है। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगी इस सवाल का? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 17 को। कौन सा बंदरगाह स्थल से घिरा हुआ है और सबसे सुरक्षित बंदरगाह है? बताइए दोस्त, कौन सा बंदरगाह स्थल से घिरा हुआ है और सबसे सुरक्षित बंदरगाह है? तो कौन सा बंदरगाह है? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा विशाखापट्टनम है। तो यहाँ से बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आप सभी का? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा दोस्त क्वेश्चन नंबर 18 को। कौन सा राज्य समुद्री सीमा साझा नहीं करता है? बताइए साथी, कौन सा राज्य
समुद्री सीमा साझा नहीं करता है। तो मेरे दोस्त याद रखिएगा, राजस्थान राज्य नहीं करता है, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 19 को। रोहतांग दर्रा किस राज्य में स्थित है, बताइए। जो रोहतांग दर्रा है ये किस राज्य में स्थित है, तो याद रखेंगे साथी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 20 को। कोल जनजाति किन राज्यों में पाई जाती हैं, बताइए साथी। जो कोल जनजाति हैं ये किस स्टेट में पाई जाती हैं, तो साथी याद रखिएगा, एक तो मध्य प्रदेश में और एक उत्तर प्रदेश में, यानी दोनों जगह, यानी इस सवाल का डी ऑप्शन ए और बी दोनों हो जाएगा। तो साथी डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 21 को। चांदी और जिप्सम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, बताइए। चांदी और जिप्सम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो मेरे दोस्त याद रखिएगा राजस्थान है। ऑप्शन यहाँ सब सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 22 को। बेटन कप किस खेल से संबंधित है, तो मेरे दोस्त बेटन कप जो है वो किस खेल से संबंधित है, बताइए। तो भाई याद रखिएगा हॉकी खेल से संबंधित है बेटन कप, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 23 को। भारत में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था, बताइए। भारत में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था, तो साथ ही याद रखिएगा 2000 में पारित किया गया था। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 24 को। 2011 की जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य में अनुसूचित जनसंख्या शून्य है, बताइए साथी। 2011 की जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य में जो अनुसूचित जनसंख्या वो बिल्कुल जीरो है, ऐसा कौन सी स्टेट में है, तो सर जी पंजाब राज्य में है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 25 को। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, तो मेरे दोस्त जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, चलिए बताइए। तो याद रखिएगा साथी 22 मई है, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 26 को। अब देखिए साथी इंग्लिश के सवाल आ चुके हैं, यहाँ से आप सभी को बहुत अच्छी तरीके से ध्यान से हर एक क्वेश्चन को डिस्कस करना है, हल करना है, उसे तैयार करना है, क्योंकि सिंगल क्वेश्चन इंग्लिश का इतने टॉपिक से बाहर नहीं जाएगा, याद रखिएगा। जैसे देखिए 26 नंबर, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड, यानी साथ ही आपको एक सेंटेंस दे रखा है, उसको पढ़ना है, समझना है, बिल्कुल एक वर्ड में बताना। जैसे आप हिंदी में पढ़े ना कि अनेक शब्दों के लिए केवल एक शब्द देते हैं, तो उसी तरह इंग्लिश में भाई आपको कुछ सेंटेंस दिया रहेगा, उसको समझना है, उसको अच्छी तरह से तैयार करना है, देखना है क्या इसका मीनिंग निकल सकता है, उसके अकॉर्डिंग अपना राइट आंसर देना है। जैसे देखिए, टू टेक समथिंग ऑन लोन विथ द इंटेंशन ऑफ रिटर्निंग इट, इसका मतलब क्या कहने का बोल रहा है। जैसे साथी टू टेक समथिंग ऑन लोन विथ द इंटेंशन, आपका इंटेंशन क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए कि जो हम कुछ ले रहे हैं लोन के तौर पे पैसा कुछ ले रहे हैं, तो हमारा मतलब मकसद होना चाहिए कि हम इसे समय से क्या करें, चुकाना है हमें। ओके किसी चीज़ को वापस करने के इरादे से हम उधार लेना है हमें। ओके वही इंटेंशन होना चाहिए हमारा। जब भी हम किसी चीज़ को मांगते हैं किसी से, तो हमारा इरादा यही रहता है कि हम बिल्कुल, हमारा इंटेंशन यही रहता है कि हम इसे चुकाएंगे ज़रूर, उसे वापस ज़रूर करेंगे। तो यहाँ पे यही कहने का मतलब बोल रहा है, टू टेक समथिंग ऑन लोन विद द इंटेंशन ऑफ रिटर्निंग इट, इसका मतलब किसी चीज़ को वापस करने के इरादे से उधार लेना। जैसे साथी लेंड का मतलब क्या होता है, लेंड का मतलब होता है उधार देना होता है। क्या साथी, उधार आपका देना होता है, ये बात याद रखिएगा। और लीज का मतलब क्या होता है, लीज का मतलब होता है साथी पट्टा, जैसे पट्ट होता है ना, पट्टा बोलते हैं। और हायर का मतलब क्या होता है, हायर का मतलब साथी किराए पर लेना, जैसे हायर बोलते हैं ना, हम लोग क्या करते हैं किराए पर लेना होता है, तो साथी क्या बोलते हैं, किराए पर लेना होता है मेरे दोस्त, याद रखिएगा। बोरो मतलब क्या होता है, बोरो मतलब आपका उधार लेना होता है, तो यही क्या हो जाएगा साथी, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। टू टेक समथिंग ऑन लोन विद द इंटेंशन ऑफ रिटर्निंग इट का मतलब साथी बोरो हो जाएगा, यानी उधार लेना हो जाएगा। तो इस सवाल का डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए
अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 27 को। देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। इडियम का मतलब क्या होता है भाई? मुहावरा। आपने हिंदी मुहावरा खूब पढ़ा होगा, लेकिन वो तो हिंदी में पढ़ा है, लेकिन यहाँ तो इंग्लिश में आएगा आपके पेपर में। बताइए, जैसे देखिए क्या दिया, टू बी मूव्ड टू टीयर्स। इसका मतलब साथी भावनाओं से ओतप्रोत होना। अपने भावनाओं से ओतप्रोत होना का मतलब क्या होता है दोस्त? भावनाओं से अभिभूत होना। इसका मतलब टू बी मिसमराइज्ड बाई समथिंग रॉन्ग, टू बी ओवरवेल्म्ड विथ इमोशन। बिल्कुल ये साथी है भाई कि अपनी भावना से अभिभूत होना। तो क्या हो जाएगा? टू बी मूव टू टीयर्स का मतलब टू बी ओवरवेल्म्ड विथ इमोशन, यानी भावना से बिल्कुल अभिभूत होना। ऑप्शन भी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 28 को। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। सिनोनिम्स मतलब पर्यायवाची। कम से कम आपके पेपर में देख लीजिएगा साथी 3 सवाल सिनोनिम्स के पूछे जाएंगे। पर्यायवाची जैसे किसका पूछा है? पर्यायवाची एक्सल्टेशन का पूछा हमसे। तो एक्सल्टेशन का मतलब क्या होता है? जैसे साथी एक्सल्टेशन का मतलब होता है कि खुशी होता है एक प्रकार का। क्या साथी? खुशी होता है। और आप जिसे कहते हैं उमंग भरा है ना, उमंग भी होता है। तो इसका मतलब डिप्रेशन। क्या सिनोनिम्स का मतलब आपका पर्यायवाची होती है। बिल्कुल समानार्थी शब्द आपको बताना है, न कि साथी अपोजिट। खुशी, उमंग, डिप्रेशन तो हम जाएंगे ना भाई, हम अवसाद में तो जाएंगे नहीं। बिल्कुल एजिटेशन क्या हो सकता है? बताइए, एजिटेशन क्या हो सकता है? तो साथी याद रखिए, एजिटेशन नहीं होगा। एजिटेशन का मतलब होता है उत्तेजना, तो ये नहीं होगा। लिमिटेशन नहीं होगा, तो क्या होगा? जुबिलेशन हो जाएगा। जुबिलेशन का मतलब क्या होता है? तो साथी याद रखिए, खुशी होता है। बिल्कुल समानार्थी शब्द में बताना है, तो खुशी होता है। और साथी आप बोल सकते हैं जश्न होता है। ओके, याद रखिएगा। तो एक्सल्टेशन का सिनोनिम्स क्या होगा? जुबिलेशन होगा। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 29 को। सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। चलिए बताइए, इनमें से कौन सा इनकरेक्ट स्पेलिंग वाला वर्ड है? बताइए आप सभी साथी। तो ये सवाल आप सभी को बताना है। जैसे ग्रम्बल, स्पेलिंग देख लिए, GRUMBL। ठीक है, ग्रम्बल का मतलब क्या होता है मेरे दोस्त? क्या होता है? बढ़ाना होता है मेरे दोस्त, ये बात याद रखिएगा। और ग्रुप का मतलब क्या होता है? नाली। जैसे ग्रुप का मतलब क्या होता है? नाली होता है। और ग्राउंड भाई यहाँ पे देखिए रॉन्ग स्पेलिंग हमें दिखाई दे रहा है, क्योंकि ग्राउंड का स्पेलिंग आप जानते जो भूमि होती है, GROUND होता है। ग्राउंड मतलब भूमि होता है। और ग्राउल का मतलब क्या होता है साथी? ग्राउल का मतलब बादल की गरज। लेकिन हमें इनकरेक्ट पूछा है, तो इनकरेक्ट आपका केवल साथी ग्राउंड है इसमें, जो कि रॉन्ग स्पेलिंग। आपका राइट जो है ये है साथी। ओके, ध्यान दीजिएगा आप लोग। ग्राउल तो आपको बादल की गरजना होता है, इसलिए इस सवाल का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 30 को। देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड। अ हैवी राउंड प्लेट ऑफ मेटल थ्रोन बाय एन एथलीट। बताइए साथी क्या बनेगा इस सवाल का? बिल्कुल राइट आंसर। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड। जैसे अ हैवी राउंड प्लेट ऑफ मेटल थ्रोन बाय एथलीट। जैसे कि आप देखते हैं सर, जो एथलीट होते हैं वो बहुत अपने हाथ में हैवी राउंड का गोला चक्कर प्लेट का उठाते हैं, जो कि मेटल का होता है, वो थ्रो करते हैं। उसको क्या बोलते हैं साथी? स्पीयर बोलते हैं। स्पीयर का मतलब क्या होता है आप जानते हैं? स्पीयर का मतलब होता है साथी जो भाला फेंक होते हैं, भाला होता है। डिस्कस वो करते हैं भाई, चक्र लेते हैं ना अपने हाथ में। जो एथलीट होता है आप देखते होंगे साथी, जो अपने बाह के ऊपर उठाते हैं और फेंक देते हैं, उसको क्या बोलते हैं? डिस्कस चक्र बोलते हैं। और जैवलिन का भी मतलब होता है साथी भाला होता है, ये बात याद रखिए। और हैमर का मतलब क्या होता है? हैमर का मतलब होता है साथी हथौड़ा, ये बात याद रखिएगा साथी, हथौड़ा होता है। तो इस सवाल का बी ऑप्शन डिस्कस बिल्कुल राइट आंसर होगा। डिस्कस मतलब होता है चक्र, ये बात याद रखिएगा आप लोग। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 31 को। देखिए, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स अ ग्रामेटिकली एरर। इफ देयर इज नो एरर सिलेक्ट नो एरर। ठीक है, जैसे सवाल बोला है कि इफ़ देयर इज़ नो एरर, यदि इस सेंटेंस में नहीं एरर है तो आप नो एरर सेलेक्ट कर सकते हैं। यदि है तो आप बताइए वो कहाँ पर वो और कैसे है।
जैसे द रीजन फॉर माई ऑब्सेंस फ्रॉम ऑफिस वाज बिकॉज आई वॉज इल। भाई मेरा ऑफिस में न आने के कारण यानी ऑब्सेंस होने का कारण क्या है, क्योंकि मैं बीमार था। लेकिन साथी आपने कभी ग्रामर पढ़ा होगा तो साथी याद रखिएगा इल का जो आपका यहाँ पे क्या रखा है, द रीजन फॉर माई ऑप्शंस फ्रॉम द ऑफिस वाज बिकॉज आई विल। तो साथी बिकॉज आई वाज इल कैसे होगा, इसके स्थान पे क्या होगा साथी, दैट आई वाज इल का प्रयोग है। क्योंकि साथी आपने जानते हैं कि रीजन के साथ क्या होता है, बिकॉज का प्रयोग नहीं होता है। जब साथी रीजन दिया है, सेंटेंस में रीजन दिया है, तो इसके साथ आपने कभी पढ़ा है कि बिकॉज का प्रयोग होता है, नहीं होता है। क्योंकि साथी इसके साथ कंजक्शन के रूप में दैट का प्रयोग होता है। आप जानते हैं कंजक्शन के साथ किसके रूप में प्रयोग होता है, किसका प्रयोग होता है, दैट का प्रयोग होता है। और रीजन के साथ भाई कभी बिकॉज का प्रयोग नहीं होता है। याद रखिएगा साथी कंजक्शन के साथ हमें दैट का प्रयोग होता है। ओके मेरे दोस्त, तो याद रखिएगा बिकॉज आई वॉज इल की जगह क्या होगा, दैट आई वॉज होगा। क्या साथी, दैट आई वॉज इल, ये आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। जैसे कि द रीजन फॉर माई ऑप्शंस फ्रॉम द ऑफिस दैट आई वॉज इल। ओके साथी याद रखिएगा, आप अब पकड़े जब भी सेंटेंस में रीजन दो, कारण हो कुछ, तो इसके साथ कभी बिकॉज का प्रयोग नहीं होता है, क्योंकि इसके साथ कंजक्शन के रूप में दैट का प्रयोग होता है मेरे दोस्त। ये बात याद रखिएगा। तो कहाँ पे रॉन्ग दिखाई दे रहा है, पहला ही ऑप्शन बिकॉज आई वॉज इल, ये नहीं होगा, दैट आई वॉज इल होगा। ओके याद रखिएगा साथी, अब आपसे ये सवाल गलती नहीं होगा। ओके तो 31 का ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 32 को। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। 2 से 3 सवाल एंटोनिम पूछा जाएगा। एंटोनिम मतलब विलोम शब्द, अपोजिट, जो आपने हिंदी में पढ़ा है। तो जैसे कि क्या दिया है, किसका पूछा एंटोनिम, प्रॉम्प्ट का मतलब। प्रॉम्प्ट का मतलब क्या होता है मेरे दोस्त, फुर्तीला होता है साथी। क्या होता है मेरे दोस्त, फुर्तीला होता है, ये बात याद रखिएगा। प्रॉम्प्ट का मतलब होता है फुर्तीला। तो जैसे कि स्लगिश का मतलब क्या होता है, आलसी होता है, पहला ऑप्शन के अकॉर्डिंग। और इमीडिएट का मतलब जानते हैं, इमीडिएटली, तुरंत। और साथ ही आपका अलर्ट का मतलब क्या होता है, चेतावनी होता है। और स्पीडी का मतलब होता है तीव्र। तो हमसे क्या सवाल पूछा, फुर्तीला, फुर्तीला का जस्ट अपोजिट, क्योंकि एंटोनिम तो क्या हो जाएगा, स्लगिश हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फुर्तीला का आलसी हो जाएगा अपोजिट। क्यों साथी, समझ में आया, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 33 को। देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। स्लैकन का एंटोनिम बताइए, विलोम शब्द। अब आप बताइए साथी क्या बनेगा। चलिए हम स्लैकन का मतलब आपको समझा देते हैं। तो स्लैकन का मतलब होता है साथी शिथिल होना है। क्या मेरे दोस्त, शिथिल होना है। अब आपने जान गए होंगे कि सर जी स्लैकन का मतलब तो होता है शिथिल होना। शिथिल का मतलब क्या होता है साथी, इंटेंसीफाई मतलब तीव्र होना। इंटेंसीफाई का मतलब तीव्र होना है। तो और साथी रिलैक्स मतलब आराम। रिटायर्ड का मतलब आप जानते हैं किसी चीज़ को रोकना, बाधित करना। वीकेंड का मतलब धीमा करना। तो साथी शिथिल का मतलब क्या होता है, तीव्र बनाना। शिथिल मतलब थोड़ा धीमे, शिथिल कम, इंटेंसीफाई मतलब साथी क्या होता है, तीव्र बनाना। तो इस सवाल का जस्ट अपोजिट ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा साथी। ओके चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 34 क्या दे रखा है, फिल इन द ब्लैंक्स को हल करिए। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। व्हेन माई मदर मेक्स अ प्रॉमिस, जब हमारी माताजी प्रॉमिस करती हैं तो सी ऑलवेज क्या, वो कैसे रहती हैं, अनुसरण, फॉलो इज कि कीप्स, पूरा करना भाई, पूरा करना। स्टिक्स मतलब चिपका देती हैं, नहीं। सपोर्ट मतलब सहयोग करती, नहीं साथी। व्हेन माई मदर मेक्स अ प्रॉमिस सी ऑलवेज कीप्स इट। ओके तो इस सवाल का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 35 को। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। रिटॉर्ट का एक बार फिर से सिनोनिम्स बताइए। पर्यायवाची शब्द आप सभी को बताना है। जैसे रिटॉर्ट का मतलब क्या होता है, मुंह तोड़ जवाब देना है। जैसे कि इस टाइम देख रहे होंगे एसएससी का जो प्रोटेस्ट चल रहा था, कल साथी अभिनय सर ने बात कर लिया है डीओपीटी मिनिस्टर से, जो कि उन्होंने मुंह तोड़ जवाब दिया था भाई, अच्छी तरीके से हर एक क्वेश्चन का आंसर दे रहे थे।
अभिनय सर हो गए, नीतू मैम हो गई और राकेश यादव सर हो गए, आपने देखा होगा। तो उसी को क्या बोलते हैं, मुंह तोड़ जवाब देना। क्या होता है, रिटॉर्ट। रिटॉर्ट का मतलब मुंह तोड़ जवाब देना। इसका जस्ट समानार्थी शब्द क्या होगा, रिक्वेस्ट कर रहे थे, निवेदन कर रहे थे, नहीं। एडवाइस, क्या सलाह दे रहे थे, नहीं। क्या रिप्लाई दे रहे थे, बिल्कुल उत्तर दे रहे थे साथी। क्वेश्चन तो नहीं कर रहे थे, सवाल तो कर नहीं रहे थे, रिप्लाई दे रहे थे। तो रिटॉर्ट का सिनोनिम्स क्या होगा, रिप्लाई हो जाएगा। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। उम्मीद करूंगा बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे हर एक क्वेश्चन। तो साथ ही इसी बात पे आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा यदि आपके पास क्लास का नोटिफिकेशन नहीं जा पाती है तो। ओके, चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 36 को। सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। बताइए इनमें से इनकरेक्ट कौन है। जैसे कि हम बात करेंगे साथी पार्टिसिपेशन, PARTICIPATIO, ये तो ठीक है। पार्टिसिपेशन का मतलब क्या होता है, भागीदारी होता है। क्यों साथी, अच्छी तरीके से आपने जान गए हो कि भागीदारी होता है। और प्रीसीजन, लेकिन मेरे दोस्त प्रीसीजन जो कि शुद्धता होता है, इसका राइट ये गलत है, यही गलत है। इसका जो राइट स्पेलिंग होता है ना, ये याद रखिएगा, PRE होता है, PRECISION होता है, ये आपका राइट स्पेलिंग होता है। इसके मतलब होता है शुद्धता। प्रीसीजन का मतलब होता है साथी आपका शुद्धता होता है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। और प्रीडोमिनेंट का मतलब क्या होता है, प्रीडोमिनेंट का मतलब होता है साथी प्रभावी, सर्वाधिक। और परमानेंट मतलब आप जानते हैं कि स्थायी होता है। ओके, तो इनमें से जो इनकरेक्ट था वो साथी प्रीसीजन था, यहाँ पे हमने सही कर दिया, ध्यान दीजिएगा। तो इस सवाल का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके मेरे दोस्त, चलिए अगला सॉल्व कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 37 को। देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम टू गेन ग्राउंड। यानी साथी टू गेन ग्राउंड का मतलब इडियम मतलब मुहावरा का प्रगति करना। टू गेन ग्राउंड, हम प्रगति कर रहे हैं ना, तो उसको लोग क्या बोलेंगे, टू मेक प्रोग्रेस। ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सॉल्व कॉल करिएगा दोस्त क्वेश्चन नंबर 38 को। जैसे देखिए क्या दिया, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। एब्यूज मतलब क्या होता है, दुरुपयोग करना होता है। टर्मिनेट का मतलब क्या होता है मेरे दोस्त, समाप्त करना होता है। टर्मिनेट कर दिया यानी समाप्त कर दिया। और यूज का मतलब क्या होता है साथी, उपयोग होता है, आप अच्छी तरीके से जान रहे होंगे। और साथी क्लोज का मतलब क्या होता है, बंद करना होता है। क्या होता है साथी, बंद करना होता है, ये बात याद रखिए। और हार्म का मतलब क्या होता है, नुकसान करना। क्या साथी, याद रखिएगा, नुकसान करना होता है, नुकसान करना होता है। तो एब्यूज का मतलब साथी दुरुपयोग करना, तो एब्यूज का मतलब क्या हो जाएगा, हार्म हो जाएगा, बिल्कुल समानार्थी शब्द। डी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, याद रखिएगा आप लोग। चलिए दोस्त अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 39 को। देखिए, द गिवन सेंटेंस कंटेन अ ग्रामेटिकली एरर, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स द एरर। यानी आपको सेगमेंट बताना है, यानी वो खंड बताना है जहाँ पर कुछ आपको ग्रामेटिकली मिस्टेक है। सवाल को पढ़िए, आई विल ज्वाइन यू टुमारो इफ़ आई विल हैव टाइम। यहाँ पे हम साथी दो वाक्य आपको बताएंगे, अच्छी तरीके से समझ लीजिए। इस तरह के सवाल आपको कभी गलती नहीं होगा यदि वहाँ पे इफ़ यदि का प्रयोग हुआ है, तब इफ़ का प्रयोग हुआ है तो हमेशा याद रखिए साथी। जैसे आपके पेपर में क्या दिया, वाक्य में क्या दिया, आई विल ज्वाइन, तो हमेशा याद रखिए साथी आई विल ज्वाइन है। फिर उसका देखिए यू टुमारो, इफ़ आई विल हैव, तो साथी हमेशा याद रखिए आई विल हैव के स्थान पर क्या होगा प्रयोग, केवल आई हैव का प्रयोग होगा, न कि साथी विल का प्रयोग होगा। हमेशा याद रखिए जब कंडीशनल सेंटेंस हो, हमेशा जिस सेंटेंस में कंडीशन कुछ लगा हो तो और साथी क्लॉज में विल शैल का प्रयोग होता है, केवल विल शैल का प्रयोग होता है, न कि साथी विल हैव का प्रयोग होता है। कंडीशनल सेंटेंस है, यदि साथी क्लॉज में विल शैल का प्रयोग नहीं होता है तथा लेकिन साथी विल शैल का प्रयोग नहीं होता है मेरे दोस्त, याद रखिएगा। ओके, लेकिन प्रेजेंट इंडिफिनिट में प्रयुक्त होती है मेरे दोस्त, ये बात याद रखिएगा, प्रेजेंट इंडिफिनिट में प्रयुक्त होती है। और साथ ही जो दूसरी क्लॉज होता है, दूसरी जो क्लॉज होता है, जैसे आपका दूसरी क्लॉज एक होता है साथी फ्यूचर इंडिफिनिट में, फ्यूचर इंडिफिनिट में इसमें साथी प्रयोग होता है। हमेशा याद रखिए जो यहाँ पे आई विल हैव है ना, इसके स्थान पे केवल आई हैव का प्रयोग होगा। किसका साथी, केवल आई हैव का प्रयोग होगा, क्योंकि साथी कंडीशनल सेंटेंस है, इसमें क्या है सभी सेंटेंस में कंडीशंस लगा हुआ है। तो इफ़ वाली क्लॉज में विल शैल का प्रयोग नहीं होता है,
ये बात याद रखिएगा मेरे दोस्त। ओके, आज क्लियर हो चुका होगा। लेकिन साथ ही प्रेजेंट इंडिफिनिट में प्रयुक्त होती है तथा दूसरी क्लॉज में भी जो फ्यूचर आपका इंडिफिनिट होता है इसमें प्रयुक्त होती है मेरे दोस्त, ये बात याद रखिएगा। तो याद रखिए विल हैव टाइम नहीं होगा इसमें, तो बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। इसमें सिंपल केवल आई हैव का प्रयोग होगा। आई विल ज्वाइन यू टुमारो इफ आई हैव टाइम, आई विल, आई शैल, नो, रॉन्ग। ओके, तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त, अगला सॉल्व कॉल कर लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 40 को। ये फिल इन द ब्लैंक्स भाई हल करिए। सॉल्व का राइट आंसर क्या बनेगा? देयर इज नो प्रॉब्लम विथ योर बाइक्स, इट इज इन गुड, देयर इज नो प्रॉब्लम विथ योर बाइक, इट इज गुड कंडीशन। सिंपल, हमें वाक्य के भाव के अनुसार आंसर देना है, तो कंडीशन हो जाएगा मेरे दोस्त बिल्कुल राइट आंसर। क्यों साथी? बी ऑप्शन यहाँ से आप सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 41। अब मैथ के सवाल जो आपके पेपर में कम से कम 4 सवाल इसी टाइप के आएंगे। जैसे सवाल देखिए क्या दिया है, 3 वर्षों के लिए 9% वार्षिक ब्याज दर पर उधार ली गई राशि 3000 पर साधारण ब्याज ज्ञात करिए। तो आप सभी से क्या पूछता है? सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है? प्रिंसिपल मूलधन दर यानी रेट इंटू टाइम यानी समय बटे में 100, यही आपका फॉर्मूला होता है। सिंपल इंटरेस्ट हमसे पूछे यानी एसआई पूछ दिया। प्रिंसिपल यानी मूलधन सबसे अधिक नंबर में होता है, ये बात याद रखिएगा। जो प्रिंसिपल होता है मेरे दोस्त ना, वो सबसे अधिक नंबर में होता है। तो यहाँ पे देखिए 3000 दे रखा है, 3000। रेट हमेशा याद रखिए प्रतिशत में रहता है मेरे दोस्त, रेट हमेशा प्रतिशत में रहता है। टाइम आपका 3 वर्ष दे रखा है, बटे में आप 100, बस इसे हल कर दिया आपका आंसर निकल के आ जाएगा। 2 जीरो यहाँ से कट रहा है, 30 नवा कितना होगा? 270, 270 और 27 81 यानी साथ ही 810 हो जाएगा। क्या साधारण ब्याज 810 ऑप्शन ए है? बिल्कुल ठीक है। देखिए तो यहाँ से आप सभी का ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। किसी प्रकार का दिक्कत यहाँ पे आप सभी को? उम्मीद करूँगा किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं आई होगी, आराम से इस सवाल को आपने हल किया होगा। चलिए दोस्त अगला सवाल को हल करिए क्वेश्चन नंबर 42 को। देखिए रीजनिंग के सवाल भाई, दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? हल करिए साथी। 162, 184, 206, 228, 250 यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो इसी प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पे आप सभी का राइट आंसर आने वाला है। बताइए कितना आएगा? 1 मिनट के समय दे रहे हैं साथी। जैसे 162, 184, 206, 228, 250, तो इसकी जगह कितना आंसर आएगा? बताइए, सोचिए समझिए, उसके बाद राइट आंसर दीजिए। तो देखिए साथी, नंबरों की जो श्रृंखला वो बढ़ रही, यानी इसमें कुछ ना कुछ ऐड किया है। आपके ओरिजिनल पेपर के सवाल है ये 2024 में जो पूछे गए थे। 162 से 184 यानी +22 इसमें किया है, 184 से 206 इसमें भी तो +22 किया है मेरे दोस्त, 206 से 228 यानी इसमें भी +22 किया है, 228 से 250 इसमें भी +22 किया है। तो सिंपली 250 में +22 को जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा? 272 हो जाएगा। तो यानी इस क्वेश्चन मार्क की जगह हमारा डी ऑप्शन 272 आ जाएगा। बताइए साथी, किसी प्रकार का दिक्कत यहाँ पे आप सभी को? उम्मीद करूँगा दोस्त किसी भी प्रकार का आप सभी को दिक्कत नहीं आएगी, आराम से सवाल को आपने हल किया होगा। चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 43 को। देखिए एक सम चतुर्भुज के 2 विकर्णों की लंबाई 20 सेंटीमीटर और 23 सेंटीमीटर है, तो सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में क्या होगा? हल करिए साथी। भाई इस बार तो आप सभी से सम चतुर्भुज के 2 विकर्ण की लंबाई दे रखा है 20 सेंटीमीटर 23 सेंटीमीटर, तो सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल बताना है कितना होगा। चलिए हल करिए, कितना आंसर निकल के आएगा? फॉर्मूला आप जानते हैं, सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल का जब विकर्ण दिया हो तो क्या होता है? हाफ d1 इंटू d2, सिंपल यही फॉर्मूला। जैसे हाफ, एक d1 कितना दिया है? 20 दिया है, एक d2 कितना दिया है? 23 दिया है, काट पीट कर दीजिए आंसर निकल के आ जाएगा। तो 2 का भाग साथी जब हम 20 में देंगे तो 10 बार में 23 दाह में आपका कितना होता है? 230 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, यानी साथी सवाल का ऑप्शन डी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। कितना सिंपल सवाल आपके पेपर में पूछा था 2024 के तीसरे शिफ्ट में, जो कि साथी 30 सितंबर के। ओके चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 44 को। 40 kg, 49 kg, 56 kg, 68 kg और 35 kg वजन के 5 सदस्यों वाले परिवार का औसत वजन kg में ज्ञात करिए।
चलिए भाई, औसत कैसे आप निकालते हैं? सभी संख्याओं को जोड़ देते हैं, जितने पद होते हैं उससे भाग कर देते हैं, ऐसे तो एवरेज निकालते हैं भाई। एवरेज कैसे आप निकालते हैं? पहले सभी संख्याओं को जोड़ देते हैं। तो चलिए पहले भाई सभी संख्याओं को हमें जोड़ने का चुनौती है। यदि यहाँ से एवरेज निकालेंगे तो सबसे पहले सभी संख्याओं को जोड़ेंगे। देखिए 40 प्लस 49 प्लस 56 प्लस आपका 68 प्लस 35 ये है, और इसमें कितने टोटल पद हैं उसे भाग कर देंगे। 1 2 3 4 5, तो 5 भाग कर देंगे। देखिए यहाँ से 5 8 13, 13 6 19, 19 9 कितना होता है 28, 28 का 8 कैरी हमारे पास 2 बचा। ठीक है, अब उसका देखिए 4 4 8, 8 5 13, 13 6 19, 19 3 22, 22 और 2 हमारे पास कैरी बचा था तो 24, यानी 200 यहाँ से मेरे दोस्त 48, 248 बटे में पद कितने हैं 5, भाग दे दीजिए, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। देखिए कितना हो जाएगा 5 का भाग 248 में, यानी 5 चौका 20, 4 5 9 45, 49.6 समथिंग आएगा। तो देखिए पहला ऑप्शन दे रखा है, तो सिंपल साथी 49.6 आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्यों, समझ में आया सवाल कैसे हुआ, हल हुआ? एवरेज तो ऐसे निकालते हैं आप लोग ना, सभी संख्याओं को जोड़ देते हैं, जितने संख्या होते हैं काउंट करके उससे भाग कर देते हैं। बेसिक ये है भाई सवाल। तो चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 45 को। तो 2 वर्षों के लिए 9% वार्षिक ब्याज दर पर उधार ली गई राशि 2000 पर साधारण ब्याज रुपीज में ज्ञात करिए। तो साथ ही ये सवाल आपके लिए होमवर्क रहेगा, क्योंकि जस्ट एक ऐसा ही सवाल हमने इससे पहले क्वेश्चन नंबर शायद 40 वाले को हल किया है। तो हम आपको फॉर्मूला बता दे रहे हैं, जैसे कि साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, PRT यानी प्रिंसिपल रेट इंटू टाइम बटे में 100, यही आपका फॉर्मूला होता है, इसी पे आपको रखना है। हमने आपको सब कुछ अच्छी तरीके से बता दिया, यहाँ तक कि फॉर्मूला भी बता दिया। अब आपका राइट आंसर आना चाहिए, कमेंट करके बताइए तो आप सभी के कितने आंसर आएगा। चलिए दोस्त अगला सवाल को हल किया जाए, क्वेश्चन नंबर 46 को। चलिए मेरे दोस्त रीजनिंग का सवाल हल करिए भाई, ये ज़बरदस्त सवाल है। जैसे एक निश्चित कूट भाषा में माइस को 6 4 8 1 के रूप में कूटबद्ध किया गया है और राइस को 1 5 8 4 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई कूट भाषा में आर के लिए कूट क्या होगा? यानी साथ ही यहाँ पे 4 अक्षर दिए गए हैं और हर एक अक्षर के अलग अलग नंबर भी कोड दिया गया है। तो सर जी MICE माइस का हर एक अक्षर का कोड दिया, देखिए 6 4 8 1, ठीक है। उसके बाद देखिए राइस RICE, राइस के लिए हर एक अक्षर का हर एक अलग नंबर कोड दिया है, 1 5 8 4। हमसे केवल साथी आर का पूछ दिया है, तो इसमें आप क्या दिमाग लगा रहे हैं बताइए। जैसे साथी इस तरह के जब सवाल आता तो आप कॉमन देखते हैं ना, जैसे इसमें यदि हम कॉमन देखेंगे तो साथी देखिए जो ICE इसमें भी है और माइस में भी ICE है और राइस में भी तो है, लेकिन आर हमसे पूछे, यानी इस वाले में तो आर है नहीं, तो इस वाले में तो हमें नंबर नहीं मिल पाएगा, क्योंकि जिसमें आर रहेगा उसी में हमें नंबर मिल पाएगा। देखिए साथी आप देखते हैं जो आपका अक्षर दिया है, जो कोड किया है, जो अक्षर जो साथी कॉमन रहता है ना उसका कोडिंग भी तो कॉमन रहता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। जैसे देखिए माइस में आपके IC कॉमन है और राइस में भी IC क्या है, दोनों कॉमन है। इसका मतलब हमारा जो आर पूछा है वो माइस में नहीं हमें नंबर देगा, क्योंकि साथी माइस में तो आर है नहीं। याद रखिए जिस भी साथी शब्द में जो हमसे पूछा अक्षर वो उसी शब्द में होना चाहिए, तभी वहीं से नंबर मिलेगा। जैसे आर देखिए माइस में नहीं है आर, तो इसमें हमारा नंबर नहीं मिलेगा, हमें मिलेगा राइस में। देखिए इसमें क्या कॉमन, 1 इसमें कॉमन है, 1 इसमें कॉमन है, 8 इसमें कॉमन है, इसमें कॉमन है, 4 इसमें कॉमन है, 4 इसमें कॉमन है, तो बचा कौन सा नंबर, केवल 5। तो आर का कोड क्या होगा 5 हो जाएगा। सिंपल सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। बस इतना काम करना है आप सभी को, बस आपको कॉमन देखना है, बस आपका राइट आंसर निकल के आ जाएगा। जिसमें जो अक्षर है जो साथी जिस शब्द में हो वही में आपको आंसर मिलेगा, न कि दूसरे में। जैसे आर देखिए हमें राइस में मिला है, न कि माइस में मिलेगा, क्योंकि माइस में तो आर का कोई कोड ही नहीं है, तो कैसे मिलेगा, हमें साथी राइस में मिला जो कि 5 है। देखिए इसमें 3 कॉमन है, 1 8 4, तो इसमें भी 1 8 4 है, तो ये आंसर नहीं होगा। सिंगल कौन बच्चा, आर बच्चा, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। ओके चलिए दोस्त अगला सॉल्व कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 47 को। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए, बताइए साथी। ये बेस्ट लेवल के सवाल है भाई,
लेकिन हम आपको चुटकियों में समझा देंगे, आप गलती नहीं करेंगे दोबारा। लेकिन हाँ साथी, आपको हर एक अक्षर का कोड मालूम होना चाहिए तभी। जैसे HAF, उसके बाद KDI, उसके बाद NGL, उसके बाद QJO। ठीक है, तो पहला अक्षर देखिए H8 K11। पहले आप लोग हल करिए ना, पहले आप लोग हल करिए, 1 मिनट का समय दे रहे हैं, हल करिए दोस्त। कितना आंसर निकल के आएगा आप सभी का? हल हो गया। जैसे देखिए पहला अक्षर हमने उठाया H8 K11, N साथी 14 Q17, यानी कोड देखिए 8 से 11 प्लस 3 क्या है, 11 से 14 प्लस 3 क्या है, 14 से 17 प्लस 3 क्या है। यानी साथी जो भी आपके हर एक वर्ड दिए गए हैं, हर एक अक्षर दिए, पहला अक्षर में से तो देखिए 8 है, फिर साथी सेकंड का कोड जो क्या कि 11 है, फिर NGL में पहला अक्षर N है तो 14 Q17, यानी साथी Q का कोड अब क्या हो जाएगा, जैसे इसमें 17 यानी 8 से 11 प्लस 3, 11 से 14 प्लस 3, 14 17 प्लस 3, तो सिंपली साथी इसमें हम प्लस 3 करेंगे तो 17 में 3 को जोड़ेंगे तो 20, 20 पे कौन अक्षर आता है, T आता है। तो हमारा पहला जो अक्षर होगा स्टार्टिंग वो T से होगा। अब ऑप्शन देखिए कौन सा स्टार्टिंग T से क्या, तो केवल B ऑप्शन। तो यही हमारा B ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। सिंपली भाई, क्या दिक्कत हुई सॉल्व को आपको हल करने में किसी भी प्रकार का, बताइए? बिल्कुल नहीं होगी। अब तो भाई हम क्यों साथी इन दोनों का हल करें भाई, क्यों हम अपना समय बर्बाद करें? जब हम पहले अक्षर से कोड करके मालूम कर ले रहे हैं तो हमें अपना टाइम वेस्ट क्यों करना है? बस सिंपली साथी पहला अक्षर को उठाइए, उसका कोड कर दीजिए, देखिए कितना कितना का गैप दिखाई दे रहा है, कितना कितना का बढ़त बना रहा है, बस उसके अकॉर्डिंग लास्ट के अक्षर में उतने का नंबर जोड़कर उसका कोड कर दीजिए, आपको आंसर निकल के आ जाएगा। तो हमने क्या किया है, H आपका 8 होता है, K 11 होता है, N 14 होता है, Q 17 होता है। 8 में 3 जोड़ेंगे 11, 11 में 3 जोड़ेंगे 14, 14 में 3 जोड़ेंगे 17, तो 3 3 का गैप है, 17 में 3 जोड़ेंगे 20, 20 पे कौन अच्छा है, T। देखिए केवल ऑप्शन बी आपका T से स्टार्ट किया है, तो ये हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 48 को। ये सवाल बेस्ट भाई, कम से कम 2 सवाल रीजनिंग आपके शिफ्ट में आएगा, यही सवाल है। जैसे देखिए, यदि प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाए तथा गुणा और भाग को आपस में बदल दिया जाए तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा, बताइए साथी? प्लस की जगह आपको क्या करना है भाई, प्लस की जगह आपको माइनस रखना है और माइनस की जगह प्लस रखना है, और साथ ही गुणा की जगह भाग रखना है और भाग की जगह गुणा रखना है। कहाँ पर, ये समीकरण में। उसके बाद अपना बॉडमस के नियम लगा के हल कर दिए, इनसे निकल के आ जाएगा। हल करिए। चलिए इस सवाल को हल करने में आपके लिए 1 मिनट का समय, हल करिए साथी। तो देखिए मेरे दोस्त, इसमें पहले हम लोग क्या करेंगे, प्रश्न की कंडीशन को हम लोग फॉलो करेंगे। जैसे देखिए 90 है, 90 के बाद देखिए माइनस है तो माइनस की जगह प्लस, प्लस 6 के बाद देखिए प्लस है तो प्लस की जगह माइनस। उसके बाद 69 के बाद देखिए भाग है तो भाग की जगह गुणा, 54 के बाद देखिए गुणा है तो गुणा की जगह भाग आपका 27। तो अब हम इसमें क्या नियम लगा सकते हैं, बॉडमस के नियम लगा सकते हैं बिल्कुल अच्छी तरीके से। 90 प्लस 6 माइनस 69 मल्टीप्लाइड बाई 27 का भाग 54 में देंगे 2 आ जाएगा। फिर देखिए 90 प्लस 6, उसके बाद माइनस 69 दूना कितना हो गया, 70 दूना 140, लेकिन 2 कम कर देंगे 138 हो जाएगा। 2 9 18, 2 6 12 1 13, 138। अब देखिए प्लस करेंगे, 90 6 कितना होता है आपका 96 होता है, 96 में से माइनस 138 कर दीजिए, कितना आंसर आएगा, तो 8 में से 6 घटेगा 2 4, या लेकिन माइनस 38 है भाई, यानी माइनस 42 होगा आंसर, यानी ऑप्शन बी देखिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बताइए किसी प्रकार का दिक्कत, क्योंकि भाई माइनस 138 और 96 माइनस 138, 96 छोटा है 138 बड़ा है, माइनस का साइन लेकिन घटेगा, लेकिन माइनस के साथ चिन्ह लगेगा, तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सिंपल साथी, प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस, भाग की जगह गुणा, गुणा की जगह भाग। उसके बाद आप बॉडमस नियम लगा दीजिए, पहले भाग कर दीजिए, फिर गुणा कर दीजिए, फिर प्लस कर दीजिए, उसके बाद सब्ट्रैक्शन कर दीजिए, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो हमने सिंपली वही किया है। क्यों साथी, किसी प्रकार का दिक्कत? चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए मेरे दोस्त, क्वेश्चन नंबर 49 को।
जैसे ये सवाल आपके पेपर भाई आप रीजनिंग के सवाल बहुत करते होंगे, हर एग्जाम देते जाने होंगे, तो 2-2 सवाल यही सवाल पूछता है ना। जैसे कि हम इसे चाइनीज भाषा वाला दिए, जैसे कि एक निश्चित कोड भाषा में डू यू फॉलो को क्या कोड किया है, MPTQIX के रूप में कूटबद्ध किया गया है। हाउ आर यू को TQLBIJ के रूप में कूटबद्ध किया गया है। तो इसी कूट भाषा में यू को किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा। तो साथ ही जब भी इस तरह का सवाल आपके पेपर में पूछेगा, आपके सामने आएगा, तो सिंपली आपको जानते क्या करना है, जो साथी पहले शब्द यानी जो अक्षर दिए हैं, जो इसका कोड किया है, उसमें पहले आपको कॉमन ढूंढना है। जो पहले साथी कोड जो किया है उसमें कॉमन देखना है। जैसे साथी देखिए यहाँ पे आपका पहले कोड किया डू यू फॉलो, और यहाँ पे हाउ आर यू, तो इसमें देखिए कॉमन आपको कौन सा दिखाई दे रहा है। देखिए डू यू इसमें है, डू यू फॉलो में यू है, और हाउ आर यू में यू, दोनों में कॉमन हमें मिल चुका है। क्यों साथी, अब साथी जैसे डू यू फॉलो है, हाउ आर यू, हमें तो इन दोनों में यू कॉमन मिल गए। अब साथी जो कोड किया होगा ना, जो आपका कोडिंग हुआ है ना, उसमें भी आपको कॉमन मिलेगा एक, तो वहीं आपका आंसर हो जाएगा सिंपली। जैसे देखिए MPTQIX और TQLBIJ, तो इसमें आपको कौन सा कॉमन दिखाई दे रहा है, आपको TQ कॉमन दिखाई दे रहा है। देखिए TQ आपको कॉमन दिखाई दे रहा है, तो यही तो आपका आंसर हो जाएगा सिंपल। बस यही आपको काम करना होता है, ज़्यादा इसमें माथा पच्ची करने की जरूरत आपको नहीं है। बस आपको कॉमन देखना है, और दोनों में कोड में भी आपको कॉमन देखना, वही आपका आंसर हो जाएगा, चाहे किसी का भी पूछे भाई। बस सिंपली मेरे दोस्त, ओके। अब ये सवाल आप सभी से तो कभी लगता है गलती नहीं होगा, बताइए साथी, नहीं समझ में आया तो कमेंट करके पूछ लीजिए। तो सिंपली आपको क्या करना है, एक बार फिर से समझ लीजिए। जैसे देखिए जो कोड किया यानी डू यू फॉलो कोड किया है MPTQIX को, और हाउ आर यू कोड किया TQLBIZ। तो जैसे आपको देखना डू यू फॉलो और साथ ही हाउ आर यू, इन दोनों में कॉमन कौन सा दिखाई दे रहा है, यू कॉमन दिखाई दे रहा है। डू यू और हाउ आर यू कॉमन है। अब जैसा जो कोड हुआ है उसमें देखिए भी कॉमन आपको मिलेंगे। देखिए MPTQIX, इसमें देखिए TQ, पहला इसमें TQ, यहाँ पे देखिए TQ, तो दोनों कॉमन हो गए, तो यू का कोड क्या होगा, तो TQ होगा। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सिंपल मेरे दोस्त। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 50 को क्या बनेगा। देखिए निम्नलिखित समीकरण को गणितीय रूप से सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में बदला जाना चाहिए। तो साथ ही ये सवाल बहुत ज़बरदस्त होते हैं भाई। जैसे आपको गणितीय रूप से सही बनाने के लिए और आपके साथ ही LHS बराबर RHS लाना रहता है, यानी साथी जो यहाँ पे आपका राइट साइड में 73 आंसर दिया है ना, तो आपको इन बॉडमस के लगाकर इसमें भी आपको 73 आंसर लाना पड़ेगा। वो कैसे, वो साथी आप ऑप्शन का सहारा लेंगे इस सवाल को हल करने के लिए। चलिए कौन सा ऑप्शन, आप कौन सा साइन बदल रहे हैं, कौन सा आप साइन बदल रहे हैं कि आपका आंसर निकल के आ रहा है। तो साथी चलिए हम लोग पहला ऑप्शन को उठाते हैं, गुणा और भाग को आपस में चेंज करते हैं समीकरण में, देखते हैं क्या हमारा 73 आंसर आता है। यही हमें 73 आंसर लाना है। जैसे मेरे दोस्त देखिए 49 है, 49 के बाद देखिए प्लस है, प्लस के बाद देखिए 7 है, 7 के बाद देखिए गुणा है, तो गुणा की जगह हम भाग रख देंगे, तो भाग के बाद 10। अब देखिए साथी 10 का भाग डायरेक्ट 7 में नहीं जाएगा, ये आपका 0.7 हो जाएगा, यानी हमारा पहला ऑप्शन कतई आंसर नहीं होगा। पहला आंसर हमारा कतई नहीं होगा, हमें अपना समय वेस्ट नहीं करना। जो साथी डायरेक्ट कटेगा वही हमारा आंसर होगा। अब साथी हम ऑप्शन बी की सहारा लेंगे, प्लस और माइनस को आपस में चेंज करेंगे। देखिए 49 प्लस है, यहाँ पे प्लस है तो प्लस की जगह माइनस रखेंगे। 7 जो ऑप्शन लेंगे, जो ऑप्शन जो साइन रहेगा केवल वही ऑप्शन को बदलना है, नहीं कि साथ ही आप सभी ऑप्शन को बदल दे। हम देख रहे हैं कि हम क्या करें, यहाँ पे 49 का देखिए प्लस था तो प्लस की जगह माइनस हमने रखा, क्योंकि इसमें हमने ऑप्शन को उठाया बी को, प्लस और माइनस को, ठीक है। अब उसका देखिए 7 के बाद गुणा को एज इट इज रहने दिया, फिर 10 के बाद देखिए भाग आपका 6 है, 6 के बाद देखिए माइनस, यहाँ पे माइनस की जगह हम प्लस रख देंगे, +3। आपका यही 73 आंसर लाना है। हल किया जाए, देखिए 49 - 7 गुणा के बाद देखिए 10 का 6 का भाग तो डायरेक्ट 10 में नहीं जाएगा, तो हम क्या कर देंगे, इसे बट्टे में कर देंगे +3। तो साथी 2 पंजे 10, 2 तिहाई 6, उसके बाद 5 7 35, ये भी साथी आपका पॉइंट में ही जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन बी भी नहीं मैच होगा, इसका मतलब तो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी नहीं मिल रहा है। अब साथी ऑप्शन सी का हमें सहारा लेने की ज़रूरत है, यानी प्लस और भाग को आपस में चेंज करना है। अब देखिए साथी इसमें हो सकता है कि हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। 49 का देखिए प्लस है तो प्लस की जगह हमें भाग रखना है,
तो 7 है। 7 के बाद देखिए गुणा है, तो गुणा को एज इट इज रहने देते हैं। उसका साथ ही 10 है। 10 के बाद देखिए भाग है, तो भाग की जगह हमें प्लस रखना है। प्लस 6 है माइनस 3 है, और यही हमें 73 आंसर लाना है। अब इसमें बॉडमर्स नेम लगाइए। 7 का भाग 49 देंगे तो 7 मल्टीप्लाइड बाई 10 प्लस 6 माइनस 3 बराबर 73। ठीक है, तो 10 सत्ते 70 प्लस 6 माइनस 3 बराबर 73। अब साथ ही 70 6 76, ये आपका 70 है। 70 6 76 माइनस 3 बराबर 73। देखिए यही तो आंसर आ गया। 76 में से 3 को घटाएंगे 73, यही तो आएगा। तो देखिए ऑप्शन यहाँ से सी मिल ही चुका है, यानी प्लस और भाग से बदलने से हमारा आंसर आया है मेरे दोस्त। ओके दोस्तों, ऐसे आप अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे करेंगे और आपके एग्जाम सेंटर पे आपको केवल एक पेज ही मिलने वाला है, तो तैयार रहेगा साथी। तो ये फाइनली 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं मेरे दोस्त। अब बताइए आप सभी का इन 50 क्वेश्चन में से कितना स्कोर रहा। ईमानदारी के साथ सभी हमारे स्टूडेंट बताएंगे। उम्मीद करूँगा दोस्त आपको हर एक क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे, किसी भी प्रश्न पे आपको डाउट नहीं होगा। यदि कोई भी क्वेश्चन नंबर आपको डाउट है तो साथ ही कमेंट बॉक्स में छोड़िए, हम उसका अलग से क्लास आपको दे देंगे, क्योंकि डाउट सेशन हम अलग से लेते हैं भाई, क्लास में क्वेश्चन करवाते हैं। ओके, और साथ ही आप चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करिएगा। ओके, तो चलिए दोस्त इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं साथी कल कल नहीं, दोपहर में 12:35 एक और क्लास के साथ। तो आप चैनल पे हैं, सब्सक्राइब करिएगा, नोटिफिकेशन को ऑन करिएगा और अपने दोस्तों में सेशन को शेयर करिएगा। तो सभी को जय हिंद, जय भारत, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।